103 नंबर पे पाकिस्तानी पासपोर्ट है, ग्रीन पासपोर्ट हमारा, अनफॉर्चुनेटली। ये किन लोगों की वजह से? और मैं ये समझता हूँ इसमें मेजर रोल एक कंसल्टेंट कि ईरान के रास्ते पहाड़ों से कई कई दिन पैदल सफर करके सर्दी में गर्मी में वो टर्की पहुंचते थे। टर्की के बाद फिर यूरोप का आगाज होता था दाखिले का। फर्जी हो, लेकिन आइल्स इज मैंडेटरी। आप एक इमिग्रेशन की बात कर रहे हैं, परमानेंट रेजिडेंट वीजा है ये। स्किल्ड माइग्रेशन के थ्रू आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है। 1 करोड़ पे आप खर्च भी कर रहे हैं इलीगल तरीके से, फिर आपकी जान को भी खतरात हैं। ऐसे कई वाकयात हो चुके हैं। अवेयरनेस के लिए कोई आपका कोई प्लान है या कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपने शुरू किया है कि हम लोगों को, खासतौर पर जो वो लोग जो देहातों में रहते हैं, तो उन तक तो आपका पैगाम या आपकी चीज पहुंच सके कि पाकिस्तानी पासपोर्ट, ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू है वो डाउन हो रही है। आप देखें, आपको यूएई ने वीजा देना छोड़, वो क्यों छोड़ा? 24 घंटे में वीजा आता था। एक वाहिद वो कंट्री थी इसका 24 घंटे में वीजा आता था, लेकिन अब उन्होंने अच्छा, वो वहाँ की एक रिपोर्ट सामने आई थी कि वहाँ यूएई में खास तौर पे जो उनके सीरियस क्राइम्स हैं उसमें जो टॉप 10 में है वो पाकिस्तानीज हैं। 30 जो मोस्ट वांटेड ह्यूमन ट्रैफिकर हैं वो लीबिया और मिस्र में बैठ के वो ऑपरेट कर रहे हैं और वहाँ से पाकिस्तान से वो लोगों को गैर कानूनी तरीके से बाहर मुतकिल करते हैं। उनके रेड वारंट जारी है। जहाँ तक हम बात करते हैं ना कनाडा की और ऑस्ट्रेलिया की और यूएस की, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का स्पेसिफिकली पॉइंट सिस्टम है। अब ऐसी डिपार्टमेंट के लिए भी आप कुछ हेल्प आउट कर रहे हैं बच्चों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान शकील करार। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान से जो गैर कानूनी तौर पे इंसानी स्मगलिंग हो रही है, जिसमें हर साल हज़ारों घर तबाह हो रहे हैं, माली तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। और इस पर हम साथ आज महफ़िल गुफ्तगू होंगे अरबाब सईद साहब, जो सेटलमेंट एक्सपर्ट के सीईओ हैं, और उनसे हम बात करेंगे कि पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर इंसानी स्मगलिंग का जो धंधा चल रहा है उससे क्या नुकसानात हो रहे हैं, और अगर लीगली पाकिस्तान से कानूनी तरीके से अगर कोई स्टूडेंट्स या काम के लिए आप यूरोप, यूके या अमेरिका, कनाडा जाना चाहते हैं तो उसके क्या तरीक़ाकार हो सकते हैं, या क्या इस वक्त असूल हैं, रास्ते हैं जिनको अडॉप्ट करके पाकिस्तानी बाइज़्ज़त तरीके से वीज़ा हासिल करके जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी अरबाब साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आज आपने वक्त निकाला। पहले तो हम ये सवाल उठाएंगे कि पाकिस्तान से गैर कानूनी इंसानी स्मगलिंग क्यों हो रही है? सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है। अल्लाह का शुक्र, ठीक है। अच्छा, इंसानी स्मगलिंग इसलिए हो रही है क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। ठीक हो गया। अवेयरनेस नहीं है कि लीगल वे भी है। ठीक है, बस एक चीज़ होती है, अगर आप ये देखें इंसानी स्मगलिंग मोस्टली किस जगह से होती है, तो ये जो पंजाब के अंदरूनी पंजाब के लोग हैं, जिन लोगों को पता नहीं है कि लीगल तरीक़ाकार क्या होता है। अगर आप किसी काम के हवाले से जाना चाह रहे हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार है, अगर आप माइग्रेशन करना चाह रहे हैं उसका क्या तरीक़ाकार है, और अगर आप बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार है। ये जितने भी जो इंसानी स्मगलिंग होती है, ये सब के सब अंदरून पंजाब वाली साइड से, या जो उन लोगों को जो गाँव से हैं, देहात से हैं, जिनको पता नहीं है, जिनकी ज़मीनें हैं, आगे जी बच्चे ने बाहर जाना है, ज़मीन बेच दो, किला बेच दो और चलो बच्चे को भेज दो। ठीक है, ये बेसिकली इसलिए है क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि लीगल पाथवे क्या होता है। बताया जाता है लीगल पाथवे जी काफ़ी बड़ा लंबा, उसमें काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स आती हैं, फिर ये होता है वो होता है, लेकिन एक्चुअली वो आसान होता है अगर कोई बताने वाला सही तरह बताए तो। नॉर्मली जो इलीगल यहाँ से लोग जा रहे हैं पाकिस्तानी, तो उस पे नॉर्मल तो बताया जाता है कि 40 से 50 लाख रुपए यूरोप और इसी तरह अमेरिका, कनाडा के लिए भी, या इससे भी ऊपर 1 करोड़ रुपए तक आपका खर्च आ जाता है। तो 1 करोड़ पे आप खर्च भी कर रहे हैं इलीगल तरीके से, फिर आपकी जान को भी खतरात हैं। ऐसे कई वाकयात हो चुके हैं पिछले दिनों में। तो अवेयरनेस के लिए कोई आपका कोई प्लान है या कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपने शुरू किया है कि हम लोगों को, खासतौर पे जो वो लोग जो देहातों में रहते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उन तक आपका पैगाम या आपकी चीज़ पहुँच सके? सर देखिए, सबसे पहले तो बात ये आती है शकील साहब कि इस चीज़ को सबसे पहले हमें लोगों को अवेयर करना है कि ये आप अपनी ज़मीन बेचकर या कुछ भी फाइनेंशियली इन्वॉल्वमेंट भी कर रहे हैं पैसों की, उसके बाद आपका जान का खतरा है। आप देखिए कितने इंसिडेंट होते हैं हर साल, हर 6 महीने बाद कुछ ना कुछ ऐसे मामलात ज़रूर होते हैं कि कभी कश्ती उलट गई, कभी कुछ हो गया, कभी लोगों की जान चली गई, तो वो सारा रिस्क है ना। अगर हम इस चीज़ को लीगल तरीके से लेके चले, ठीक है। अब इंसानी स्मगलिंग या आप ये कह लें कि इल्लीगल माइग्रेशन, इसकी वजह से जो एक्चुअल लोग हैं जिन्होंने जाना है, उनका भी क्या हालात हो रहे हैं। 103 नंबर पे पाकिस्तानी पासपोर्ट है, ग्रीन पासपोर्ट हमारा, अनफॉर्चुनेटली। ये किन लोगों की वजह से? ये इन्हीं लोगों की वजह से। और मैं ये समझता हूँ इसमें मेजर रोल एक कंसल्टेंट, जो अगर आप चूज करते हैं वो प्ले करता है। अगर आप फॉर एग्जांपल 1 करोड़ लगा रहे हैं, आपको नहीं पता कि एक लीगल वे स्टूडेंट वीजा का आता है।
ठीक है, आपको नहीं पता कि अगर आप 1 करोड़ या 50 लाख लगा रहे हैं उसमें माइग्रेशन हो सकती है, फैमिली की फैमिली वहाँ पे ट्रैवल कर सकती हैं ऑन अ परमानेंट रेजिडेंट यू कैन से। तो ये इलीगल माइग्रेशन इसलिए है कि लोगों को हम लोग इसमें डेफिनेटली एक ये भी पॉडकास्ट जो हम लोग आज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये भी एक रीज़न यही है कि लोगों को अवेयर करें कि यार ये चीज़ गलत है। आप अपने साथ साथ आपकी फैमिलीज भी इस चीज़ से जो है वो सर्वाइव करती हैं, सारे के सारे जितने भी इमोशनली भी आप कह सकते हैं इस चीज़ में, ठीक है? तो ये चीज़ रुकनी चाहिए। तो आप क्या हमें बताना चाहेंगे कि आप इन दिनों में ऐसे कौन से गैर कानूनी रास्ते हैं जिसके ज़रिए पाकिस्तानी जा रहे हैं और एजेंट्स उनसे उनको लूट रहे हैं? ऐसे कौन से रूट्स हैं? सर देखिए, सबसे पहले तो ये जो एफआईए हमारे जो हैं ये एक्टिव हुए हुए हैं एयरपोर्ट पे, ये क्यों हुए हुए हैं? अब एक इंसिडेंट हुआ, मैंने भी क्योंकि इस पे वर्किंग नहीं की लेकिन सुना है मैंने इस चीज़ को कि माँ और बेटा सऊदीया ट्रैवल कर रहे हैं उम्रा के लिए, ठीक है? एयरपोर्ट पे एफआईए ने उनकी इमिग्रेशन क्लियर की। बेटा ट्रांजिट फ्लाइट लेके आगे ट्रैवल करता है, ठीक है? और वो वीज़ा फेक वीज़ा था, वहाँ से डिपोर्ट हो जाता है, माँ उम्रे पे चली जाती है, ठीक है? तो ये एक चीज़ है जिसको हमने रोकना है। इसमें आप भी इस चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं, हम भी प्रमोट कर सकते हैं, क्यों? अल्टीमेटली किसका नुकसान हो रहा है? हमारी कंट्री का नुकसान हो रहा है। जो स्टूडेंट वहाँ जाना चाहते हैं, उनका नुकसान हो रहा है। जो फैमिलीज़ वहाँ पे जाना चाहती हैं माइग्रेट करके, उनका नुकसान हो रहा है। जो बिज़नेसमैन वहाँ पे बिज़नेस करना चाह रहे हैं, उनका नुकसान हो रहा है। अच्छा एफआईए एक और काम भी कर रही है, उससे जब हमने बातचीत की तो चीज़ें कुछ मज़ीद खुल के सामने आती हैं। वो ये कहते हैं कि बाज़ अफ़राद के पास जो 1-1, 2-2 या ग्रुप की सूरत में जा रहे होते हैं, उनके पास गैर यूरोपियन या गैर शेंजन वीज़ा होता है ममालिक का और जब उनसे पूछते हैं कि वीज़ा भी इसका लीगल है, डॉक्यूमेंटेशन की है, बाकायदा फ़ीस पे करके वीज़ा हासिल किया है, फिर आप क्यों रोक रहे हैं? तो एफआईए इमिग्रेशन का मौक़िफ़ सामने आता है जो कि वही इसी बात की तरफ निशानदेही कर रहा है कि ये लोग वहाँ उन ममालिक में जाके जैसे लीबिया है या टर्की है, वहाँ से जाके फिर वो यूरोप डंकी लगा के जाते हैं। ये डंकी क्या है? सर डंकी बेसिकली क्या है? इल्लीगल बॉर्डर क्रॉसिंग। अगर आप टर्की का देखें तो टर्की ग्रीस के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक हो गया? वहाँ पे एक रिवर पाथवे है जिसके थ्रू वो कश्ती में जाते हैं और वहाँ पे इल्लीगल एंट्री कर लेते हैं ग्रीस में। वंस यू एंटर्ड इन दैट, मतलब वहाँ पर भी रिश्वत चलती है और करप्ट माफिया है वहाँ पर भी? सर हर जगह चलती है, कहाँ नहीं चलती? कुछ ऐसी कंट्रीज़ होंगी जहाँ पे नहीं, जहाँ के थोड़े लॉ स्ट्रिक्ट होंगे, लेकिन चलती है। अभी तो देखें, इस चीज़ को असाइलम और इस चीज़ को रोकने के लिए काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए हैं, जिसमें ग्रीस आ जाता है। ग्रीस में बॉर्डर पेट्रोलिंग ज़्यादा है, ठीक हो गया? और अभी उनका जो एक हाउस था, सेफ हाउस जिसे कहते हैं, कि जो माइग्रेट इल्लीगल होके आते हैं लोग, उनको हम लोगों ने इस जगह पे रखना है उसके बाद, तो वो भी चीज़ें चेंज होती हैं। तो ये भी इम्पैक्ट पड़ रहा है और ये इसी वजह से इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब आप देखें कि इल्लीगल माइग्रेशन में फैमिलीज़ भी हैं, बच्चे भी हैं, ये लोग भी जाते हैं। तो क्यों? इन लोगों को पता नहीं है कि लीगल वे क्या है। पहले तो बताया जाता था कि ईरान के रास्ते पहाड़ों से कई-कई दिन पैदल सफ़र करके सर्दी में, गर्मी में वो टर्की पहुँचते थे। टर्की के बाद फिर यूरोप का आगाज़ होता था दाखिले का। तो अब क्या वो रूट चल रहा है या बंद हो गया है? सर देखिए, मैंने लास्ट आज से 6 मंथ्स पहले एक यूट्यूबर हैं, वो पाकिस्तान डंकी लगा के गए हैं और वापस आ गए, ठीक हो गया? आगे क्या लाइफ़ है आपकी? आगे भी कोई लाइफ़ नहीं है आपकी। अगर आप ये जो रूट बात कर रहे हैं ईरान वाला, ठीक हो गया? ये रूट लोग अब कम यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे आपने जैसे बताया कि माउंटेन्स हैं, पहाड़ है, इसलिए लोग इस रूट को कम यूज़ करते हैं। आपने पहाड़ चढ़ने पड़ते हैं आपको, तो इसलिए ये थोड़ा-सा कम हो गया। अब ये मतलब जैसे एफआईआर की कार्रवाइयाँ हो रही हैं तो उससे हम ये एक जजमेंट ले सकते हैं कि अब रूल्स चेंज किए हैं। जो माफिया बैठा हुआ है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, उन्होंने अब रूल्स चेंज किए हुए हैं। जैसे कि आज भी एक खबर सामने आई है कि 30 जो मोस्ट वांटेड ह्यूमन ट्रैफिकर हैं, वो लीबिया और मिस्र में बैठ के वो ऑपरेट कर रहे हैं और वहाँ से पाकिस्तान से वो लोगों को गैर कानूनी तरीके से बाहर मुंतकिल करते हैं, उनके रेड वारंट जारी हुए हैं। तो क्या आप समझते हैं कि 30 अगर गिरफ्तार भी हो जाएँ, पाकिस्तान आ जाएँ, तो फिर इसमें कमी आएगी? सर कमी आनी चाहिए। एक तो ये भी एक मेजर रीज़न है कि लोगों के रेड वारंट इश्यू हो गए, उनको ग्रैब किया जा रहा है। दूसरी रीज़न ये भी है कि हम लोगों को भी तो सीखना चाहिए कि ये इल्लीगल चीज़ है ये। लीगल लीगल होती है, इल्लीगल लीगल होता है। आपको पता है इस चीज़ का, ठीक है? हम जितना मर्ज़ी जो मर्ज़ी कर लें कि जी ये ऐसे ये हो जाएगा, वो हो जाए, अल्टीमेटली आप उस एक कंट्री में इल्लीगल तरीके से एंटर हो रहे हैं। अब आप एग्ज़ाम्पल लें यहाँ पे कि पाकिस्तान
पाकिस्तानी मोस्टली जो विजिट वीज़ा लेके यूरोप, शेंजन या फिर कनाडा, यूएस जाते हैं, क्या करते? आपने रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी, जाके असाइलम अप्लाई कर दिया। आई हैव मैनी क्लाइंट्स, एक ही फैमिली की चार बहनें हैं। एक बहन उधर गई हुई है, सिटीजनशिप होल्डर है, दूसरी बहन चली गई है, ठीक हो गया, जाके उसने असाइलम। बाकी 2 फैमिलीज को नहीं मिला। 4 बहनों में से 2 सेटल हो गई हैं, 2 रह गई। हमारे कितने साफी भी किए हैं पिछले 2 साल में। सर ये यूरोप, रिसेंटली कनाडा। हुआ इंसिडेंट जो तो पूरा स्टाफ ही मिसिंग हो गया कनाडा में। कनाडा में। तो ये चीजें इम्पैक्ट पड़ती हैं इस मुल्क की बदनामी भी हो रही है। सर देखिए ये सारी चीजें जो पासपोर्ट की, पाकिस्तानी पासपोर्ट, ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू है वो डाउन हो रही है। आप देखें, आपको यूएई ने वीजा देना छोड़ दिया। वो क्यों छोड़ा? 24 घंटे में वीजा आता था, एक वाहिद वो कंट्री थी इसका 24 घंटे में वीजा आता था, लेकिन अब उन्होंने भी रोक दिया। अच्छा, वो वहाँ की एक रिपोर्ट सामने आई थी इंटीरियर मिनिस्ट्री के हवाले से, इन्होंने कुछ पॉइंट्स उसके शेयर भी किए थे कि वहाँ यूएई में खास तौर पे जो उनके सीरियस क्राइम्स हैं, जिसमें रेप है और मर्डर है और ये थर्ड फेयर है, उसमें जो टॉप 10 में है वो पाकिस्तानीज हैं। सर एक्सपीरियंस किया हुआ प्रैक्टिकली, ठीक हो गया। एक तो जो कि लीगली लोग वहाँ पे रहते हैं विदाउट एनी वीज़ा स्टेटस, उसमें पाकिस्तानी और बांग्लादेश हैं, ठीक हो गया। उसके बाद अपनी आंखों से एक चीज़ देखी हुई है, क्योंकि दुबई में भी हमारा एक अल्हम्दुलिल्लाह सेटलमेंट एक्सपर्ट्स की ब्रांच है, तो फ्रीक्वेंटली ट्रैवल होता है, वहाँ पे लोगों से मिलना भी होता है। जितने भी, ठीक है, लास्ट ईयर को तकरीबन इन्होंने 350 जो लोग मांगने वाले थे एग्जैक्टली मांगने वाले सोल्जर में भी काफी डिपोर्ट किए थे, उनको पकड़ा, ठीक हो गया। उनके प्रॉपर चैनल्स बने हुए हैं। एक सुपरवाइजर है, 350 लोग पकड़े थे, एक सुपरवाइजर है 30 लोगों के ऊपर। उम्र के नाम पे भी लोग जाते थे वहाँ, अगदागरी करते थे। जाते हैं बिल्कुल, मक्का मदीना में भी ये चीज होती है। कौन है वो लोग? आपको भी पता है, आपकी भी स्टडी इस चीज के ऊपर है। वो कौन है? ग्रीन पासपोर्ट होल्डर कहीं ना कहीं से निकल कर आ जाएंगे। तो ये हमारी गलती है ना। अच्छा, एक सेटलमेंट एक्सपर्ट के बारे में बताएं कि आपने ये अदारा कब कायम किया और उसका बेसिक आपका इसमें एम क्या था, आपका टारगेट क्या है? बेसिकली शकील भाई, ये हुआ था 2021 में स्टैब्लिश हम लोगों ने किया था सेटलमेंट एक्सपर्ट्स के नाम से, ठीक हो गया। और हमारा मौकिफ एक ही है कि हम लीगल पाथवे को फॉलो करवाएं लोगों को। अब लीगल पाथवे ऐसा नहीं होता कि आपने पासपोर्ट अपना जेब में रखा और अगले दिन वीज़ा आ जाएगा। हमारे पाकिस्तान में सबसे पहले तो लोगों को समझने की ज़रूरत है एजेंट और कंसल्टेंट में डिफरेंस क्या है। एजेंट आपको कहेगा पासपोर्ट दे दो और वीज़ा ले लेना सुबह। कंसल्टेंट आपको लीगली ये कह ही नहीं सकता। वो सिर्फ आपको डॉक्यूमेंटेशन आपका प्रोसेस बताएगा। आप पेपर भी तैयार करते हैं, फाइल उसकी मेंटेन करते जी हैं। बिल्कुल। देखें सर, गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि ये 5 चीज़ें आपने उनको देनी, ठीक है। एज अ कंसल्टेंट हम 5 चीज़ें पूरी करके देंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कहूँ जी 4 चीज़ें हैं, ठीक है, हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर तरीकाकार होता है उसका। तो नॉर्मली कितना टाइम लेते हैं आप? सर देखें, डिपेंड करता है। वी आर नॉट चलिए लेट्स हम बात कर लेते हैं यूरोप की। यूरोप के 30 जो शेंजन के 34 कंट्रीज है, अगर उसके लिए किसी का अगर स्टूडेंट वीज़ा हो तो उसमें कितना चांस है वीज़ा लगने का, जो फाइल आप मेंटेन करते हैं, और कास्ट अगर एक आइडिया बता दे और टाइम बता दे। देखिए सर, मैं 3 आपने क्वेश्चंस किया। अगर मैं यूरोप की बात करूँ, स्टूडेंट वीज़ा की, ठीक हो गया, तो स्टूडेंट वीज़ा पे जो टाइम फ्रेम एक्सपेक्टेड होता है डिपेंड करता है इनटेक के ऊपर। अब जनवरी इनटेक है, मई इनटेक है, सितंबर एग्जैक्टली सेमेस्टर्स के ऊपर है। सेमेस्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम नवंबर में अप्लाई करते हैं, ठीक है, नवंबर में अप्लाई करते हैं, सबसे पहले तो एडमिशन होगा आपका। फिर वो एडमिशन आएगा, एक अनकंडीशनल या कंडीशनल आप कह सकते हैं ऑफर लेटर आएगा, उसके अकॉर्डिंगली आपने डॉक्यूमेंटेशन पूरे करने। फिर वीज़ा की अपॉइंटमेंट। हमारे पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट का भी बहुत बड़ा इशू है, यूरोप में स्पेशली। वो तो साल पूरा नहीं मिल रही, साल नहीं मिल या 10 लाख 20 लाख मेरे पास ऐसी काफी सारी एग्जांपल्स है जिनके क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, बच्चा अभी भी इधर ही बैठा हो, ठीक है, और उसकी सेमेस्टर फीस जमा हुई ज़ाया हो रही है। सर जाया तो नहीं होती, वो तो डेफिनेटली हम डिफर का केस फाइल कर देते हैं, नेक्स्ट इनटेक में बच्चा एडजस्ट हो जाता है। लेकिन बात यह है कि एक टेक्निकली प्रॉब्लम तो है ही। तो अब ऐसी डिपार्टमेंट के लिए भी आप कुछ हेल्प काउंटर कर रहे हैं बच्चों को? नहीं, जो लीगल तरीकाकार है, वीएफएस है यूरोप में जो डील करता है, ठीक है, अपॉइंटमेंट्स के लिए हम डेफिनेटली प्रॉपर जो तरीका है उस पर लेके चल। मतलब आपकी बातों से ये एक पॉइंट निकल रहा है कि जो अगर शेंजन कंट्रीज 34 कंट्रीज हैं, वहाँ अगर स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो 2 से 3 माह का प्रोसीजर है, जिसमें पहले आपका एडमिशन होगा, फिर डॉक्यूमेंटेशन होगी, फिर आपकी फीस जमा होगी, उसके बाद फिर अपॉइंटमेंट। इज अ बिग इशू। अगर देखें, अपॉइंटमेंट आपको टाइमली मिल जाती है, ठीक है, स्टूडेंट के लिए अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल रही है विद इन 20 डेज या 1 मंथ, तो 3 to 4 मंथ्स इज मोर देन गुड इनफ कि आप स्टूडेंट वीज़ा सिक्योर कर सकते हैं। अगर अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, व्हाट वी कैन डू? नथिंग।
वी हैव टू वेट। अच्छा, आपने जो आपकी जो कंपनी है, ये आपने इसके लिए पहले रिसर्च वर्क किया या इन कंट्रीज़ का विज़िट किया, उनके जो बाय लॉज़ है उनकी स्टडी की है, या उनके जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उनसे आपने मशावरत की? तो कैसे आप इसको चीज़ें मैनेज करते हैं? जैसे कि यूरोप का अलग कानून है, यूके का अलग है, आपका ऑफ़िस दुबई में भी है, यूके में भी है, जी, बिल्कुल। और कनाडा और अमेरिका की अगर बात करते हैं तो उसके जो लॉज़ हैं वो डिफरेंट हैं। तो क्या आपकी इस पे क्या आप रिसर्च वर्क है, क्या आपके? मैं बताता हूँ। एक्चुअली शकील भाई तकरीबन इट्स बीन अराउंड 12 इयर्स नाउ, ठीक है? इस इंडस्ट्री में मैं हूँ, ठीक है? इस इंडस्ट्री को लेके चल रहे हैं और मेजर यही ही को हमारा काम है, ठीक है? अब पॉइंट आता है कि वहाँ के जो लॉज़ हैं, वो ऐसा नहीं है कि सारी ज़िंदगी एक ही रहते हैं। राइट, डेफिनेटली इसको चेंज डाउन आती है। होता है, ठीक है? सो हमारे पास वहाँ के जो सॉलिसिटर्स हैं, ओके। जिस तरह आप कनाडा के आरसीआईसी लॉयर्स हैं, उनसे एफिलिएशंस हमने रखी हुई हैं। अच्छा। यूएस का आइला रजिस्टर आप उनको बाकायदा हायर किया हुआ या उनको ऑन पर सर केस हायर को? किया हुआ है, रिटेनर एग्रीमेंट साइन करके हमने हायर किया हुआ है। अच्छा। हम उनसे सर्विसेज लेते हैं। अब इसके अंदर 2 तरह की सर्विसेज आती हैं, एक आती है ईयरली बेस, हुँ। ठीक है? ईयरली बेस भी साइन किया हुआ है उनके साथ और पर केस भी किया हो। डिपेंडिंग ऑन द केस टू केस, ये डिपेंड करता है कौन-सा केस है। बिज़नेस इमिग्रेशन है, उसका सिनेरियो डिफरेंट है, ठीक है? तो ये सारे अच्छा, बिज़नेस की अगर बात करते हैं हम, स्टूडेंट की बात तो हमने कर ली कि उसका जो प्रोसीजर है वो 2 से 3 माह का है उसका। तो बिज़नेस आप कुछ बताना चाहेंगे पब्लिक को कि अगर आप करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं लीगल तरीके से, तो जो हम यूरोप स्टार्ट करते हैं यूरोप से शेंजन में, तो कौन-कौन से कंट्री हैं और मिनिमम और मैक्सिमम कितनी उनकी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है हुँ। और कितना उसका प्रोसीजर है? देखिए सर, इसके अंदर कंट्रीज शेंजन की अगर हम बात करें तो पुर्तगाल मेजरली आता है, जो आपको गोल्डन वीज़ा भी ऑफ़र करता है और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट भी है। उसके बाद पोलैंड आता है, ठीक हो गया, जो कि आप वहाँ पे एक एक्टिव इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, काइंड ऑफ लाइक लाइक आप बिज़नेस ओपन कर सकते हैं। दुनिया में ना आप कहीं पे भी बिज़नेस इन्वेस्टमेंट करना चाहें नहीं, तो बिज़नेस के लिए तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा ना? नहीं सर, देखें आप पहले कंपनी रजिस्ट्रेशन यहाँ से भी कर सकते हैं। ओके। वो कैसे तो भी होता है बेचारों को डिटेल बताएँ कि कि वो आप कैसे होगा? एक लीगल अटॉर्नी को हायर कर लें, ठीक हो गया, उनको पावर ऑफ अटॉर्नी दें, जो कि नोटराइज़ हो यहाँ उसी कंट्री का हो? उसी कंट्री का हो, ओके। ठीक हो गया, लीगल अथॉरिटी, और उसको आप एज़ अ फ्रंट मैन अपना हायर कर लें कि आपके बिहाफ पे कंपनी रजिस्ट्रेशन ये प्रोसेस कर सकता है। जिसके बाद आप अपने ही कंपनी से अपना वर्क परमिट इश्यू करके वहाँ जा सकते हैं। ऑलराइट। ये एक्चुअल तरीकाकार ये होता है। अब डिपेंड करता है, देखें ये नहीं है कि सारी कंट्रीज़ अगर हैं 204 कंट्रीज़ हैं तो सबका सेम ही लॉ है। हुँ। हर कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। ओके। अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में बेस्ट वे ये है कि आप एक एक्टिव कंपनी की इन्वेस्टमेंट के थ्रू एक कंपनी का लाइसेंस परचेज कर लें, जिसकी वजह से आप वहाँ को ट्रैवल कर सकते हैं। फिर कंपनी चलाना रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, हुँ, हुँ। वो तो हम नहीं कर सकते आपके। तो उसमें मिनिमम कितने पैसे चाहिए और मैक्सिमम तो खैर लिमिट ही होगी इसकी? सर देखें, जो इसमें भी ना जो एक्चुअली जो कंपनी रजिस्टर्ड बिजनेस जिसे कहते हैं, बिजनेस रजिस्टर्ड होना, जिसमें ऑफिस भी होगा, सब कुछ होगा, फिर आपका लाइसेंसेस भी होंगे, वो तकरीबन आपका 50 टू 70,000 यूरो कॉस्ट कर जाता है। ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको। तो उसको पाकिस्तानी पैसे में कन्वर्ट करें? पाकिस्तानी अगर पैसे में कन्वर्ट करें तो 1.5 करोड़ के अराउंड ओके। आप कंसीडर कर मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ से इलीगली जो पाकिस्तानी 50 लाख या 1 करोड़ लगा के यूरोप डंकी लगा के जाते हैं, तो उसकी निस्बत अगर वो 1.5 से 2 करोड़ रुपए अगर वो बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन बात आई थी कि वो उसकी तालीम नहीं है, तो क्या करेगा सर पैसे? देखिए, मैं बताता हूँ, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है एजुकेशन की। अब पोलैंड है, पोलैंड में रिक्वायरमेंट एजुकेशन की नहीं है। ओके। अगर हो तो आपकी फाइल में एक स्ट्रॉन्ग चीज़ ऐड ऑन हो जाती है, बट मैंडेटरी नहीं है। ओके। लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जी ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, बट नहीं, वो आप वो चीज़ चाहिए जो मैंडेटरी है। हुँ, हुँ। बाकी सारी चीज़ें तो ऑप्शनल है ना। हुँ। अब टाई पहनना ना पहनना मेरी मर्ज़ी है। आपकी मर्ज़ी है ग्लासेस पहने ना पहने, क्यों? मैंडेटरी नहीं है। ये हमारी अपनी रिक्वायरमेंट है कि चले हम अपनी फाइल को, अपनी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग प्रेज़ेंट करने के लिए चीज़ कर सकते हैं। अच्छा, अभी यूके ने 1 माह कबल अपने जो लॉज़ हैं इमिग्रेशन के, उसमें बड़ी सख्त उसमें चीज़ें ले आए हैं, और काफ़ी जो पहले फैसिलिटीज़ थी एशियंस के लिए, वो अब उन्होंने ख़त्म कर दी हैं। मतलब कुछ जॉब्स ने बिल्कुल ही ख़त्म कर दी हैं। तो उनकी एक रिपोर्ट्स आई थी वहाँ यूके की, एक जिसने की, वो बड़ी ख़तरनाक रिपोर्ट्स थी। इन्होंने फिर बताया बाकायदा तौर पे कि इस कानून से आपकी एजुकेशन पे, एजुकेशन मीन्स स्टूडेंट वीज़ा से जो आपकी अर्निंग फीस सूरत में हो रही थी, और जो आपके टैक्स आ रहा था, फिर जो टीचर्स आपके एशियन थे वो निकल जाएंगे वहाँ से, उससे कितना फ़र्क पड़ेगा? फिर आपके जो स्टूडेंट्स थे एशियन, पढ़ रहे थे, हर महीने हर साल टैक्स आ रहा था, वो भी आपका मिनिमाइज हो जाएगा। फिर हेल्थ सेक्टर में आ जाएँ, तो इस तरह हर सेक्टर की इन्होंने बाकायदा रिपोर्ट दी कि कितने % आपका टैक्स जो है वो रिड्यूस होगा।
तो वो क्या वो असर नहीं पड़ेगा यूके की मईशत पे? सर इकोनॉमी पे असर बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन ये स्टेप लेना भी तो मैंडेटरी है। अभी उन्होंने रिसेंटली अच्छा मैं वो एक चीज़ क्लियर करता हूँ आपको। स्टूडेंट वीज़ा के अंदर ना जब आपका एक कोर्स होता है, फॉर एग्जांपल आप ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं, मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, पीएचडी के लिए, तो उसके बाद ना आपको कुछ टाइम का एक वर्क ऑथराइजेशन दी जाती है, वर्क परमिट जिसे कहते हैं, ओके। कि यू आर ओपन, आप जॉब ढूंढें मार्केट में जाके आप उस चीज़ को कन्वर्ट कर लें, लीगली गवर्नमेंट अलाउ। वो तो जर्मनी ने भी शुरू किया था, जॉब सीकिंग किसे कहते हैं? सर वो तो बेसिकली वो तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ। मैं स्टूडेंट विद इन द कंट्री बात ओके कर रहा हूँ, ओके। ठीक हो गया। उसमें तो काफी सारे ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। तो अब वो चीज यूके ने अजम्प्ट की है, खत्म करने का सोच है। फिर उन्होंने आज से 1.5-2 साल पहले स्पाउस का खत्म कर दिया था एग्जैक्टली। कि आप स्पाउस को लेकर नहीं जा सकते। कितने लोगों ने ट्रेवल किया सिर्फ इस वजह से कि ये चीज खत्म हो रही है स्पाउस को लेकर। मेरे अपने काफी ज्यादा रिलेटिव हैं जो कि स्पाउस के साथ वहां पे सेटल। तो इम्प्लीमेंटेशन आहिस्ता आहिस्ता एग्जीक्यूशन भी हो रही है, डिफरेंट कर रहे हैं लोग, ठीक है। लेकिन अगर आप लीगल तरीके से जाएंगे तो बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। अगर ये बताएं यूके में अगर लेट्स सपोज हम कोई बिजनेस करना चाहें, छोटा मोटा कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहें, कैफे खोलना चाहें, तो उसमें कितना आपका कॉस्ट आ जाएगी, टाइम कितना लग जाएगा? देखें इसके अंदर ना एक एक वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं। 3 तरह के बिजनेसेस होते हैं जो कि गवर्नमेंट एंटरटेन करती है, जिसको नंबर 1 आपका एक्टिव बिजनेस जो ऑलरेडी रनिंग में है, आप जाते हैं और जाके परचेज कर लेते हैं। नंबर 2 उसके अंदर चीज़ आ जाती है कि आप पार्टनरशिप होल्ड करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी कन्वीनियंस स्टोर पे, किसी भी जगह पे, बट यू शुड नीड टू कीप 51% ऑफ द शेयर्स टू बी द ओनर ऑफ दैट बिजनेस। अच्छा, उसमें एक और पॉइंट भी है जी जी कि आप जो पैसा लेके जाएंगे वो लीगल होगा, जी, यानी कि वाइट मनी होगी, और आप सिर्फ टैक्स पेयर नहीं बल्कि आप वो जो पाकिस्तान में आकर मनी ट्रेल होनी चाहिए सर, उसके लिए मनी ट्रेल होनी चाहिए कि पैसा कहाँ से आया। और ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ द सडन आप अपनी होम कंट्री के डॉक्यूमेंट में वो पैसा शो कर देंगे और वो आपका मतलब आप अपनी लैंड को बेच रहे हैं, आपकी जरी जमीन है एक जगह हॉस्टल है। आपकी वाइट मनी है क्योंकि वो लैंड भी आपसे बिलोंग करती है। अब विरासत में कुछ लोगों को जमीन मिलती है, वो भी आपसे बिलोंग करती है, वो वाइट मनी है। बट ऑल ऑफ द सडन आपके अकाउंट में 1 करोड़ आ गया, वो कहाँ से आया, जस्टिफिकेशन नहीं है। और यूके इज द ओनली कंट्री जो सिर्फ आपकी बैंक स्टेटमेंट और वाइट मनी को देखता है। ओके, व्हाट अबाउट कनाडा? कनाडा के अंदर ऑप्शंस काफी ज्यादा आती है। स्किल चलिए उस पर हम कनाडा की बात कर लेते हैं। आपके अब हाँ, स्टूडेंट वीज़ा की किस क्या पोजीशन है, कॉस्ट उस पे क्या है और टाइम कितना है, और फिर हम बात कर लेंगे बिजनेस की। देखिए कनाडा में 3 तरह के ऑप्शंस आते हैं। एक आता है स्टूडेंट वीजा, एक आता है स्किल्ड माइग्रेशन। ओके, स्किल्ड माइग्रेशन बेसिकली स्किल मींस स्किल्ड मीन जो प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल्स आम आदमी सब। ग्रेजुएशन है, ओके, ठीक हो गया, जिनके पास एक्सपीरियंस है, मास्टर्स डिग्री है या डिग्री को वो उसको उसमें लेते हैं, हुनर में लेते हैं। देखें प्रोफेशनल कौन होगा? नहीं, प्रोफेशनल खाली हो सकता खाली डिग्री, सकता है। खाली डिग्री को इसमें एक्सेप्ट करते हैं वो। देखिए बिल्कुल हाँ, वो लोग देखें जो स्किल्ड इमिग्रेशन है ना कनाडा की, वो बेसिकली बेस करती है पॉइंट सिस्टम। आप तो देखा स्किल्ड कहते हैं कि आपने कोई यहाँ कारपेंटर भी आ सकता है। हाँ एग्जैक्टली, वो चीज कंसीडर नहीं हो। स्किल्ड का मतलब है कि बेसिकली आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए, हाँ उसी शोबे की एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फिर आपकी एज भी हो के तकरीबन 40 के अंडर ही होनी चाहिए। ओके, ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये कंक्लूड करके पॉइंट सिस्टम बनाया है उन्होंने, ठीक है, स्किल्ड इमिग्रेशन के लिए कि ठीक है जी, ये बंदा क्वालिफाई कर रहा है, मिनिमम इतनी रिक्वायरमेंट है पॉइंट्स की, और ये बंदा मिनिमम एलिजिबल हो रहा है, तो आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। ठीक हो गया। और लास्ट आता है बिजनेस इमिग्रेशन। अब बिजनेस इमिग्रेशन में हर प्रोविंस की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। 11 प्रोविंसेस हैं, 11 की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। ओके। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल हम टोरंटो की बात करें, क्योंकि हम जिससे भी पूछते हैं लोग कहते हैं टोरंटो जाना है। आप बाकी को पता ही नहीं लोगों को, बाकी कोई पता ही नहीं है कि और भी कितनी सारी प्रोविंसेस हैं। अब सबसे अच्छी प्रोविंस जो है जिसे आप लिविंग वाइज कह सकते हैं, वो ब्रिटिश कोलंबिया आती है। वैंकूवर उसकी सिटी है। अच्छा, ठीक हो गया। वेदर वाइज भी बहुत अच्छी है, लिविंग भी वहाँ पे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस अच्छा है लोगों का। ठीक है। अब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करें तो $1 लाख मिनिमम स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक हो गया। $1 लाख, ये $1 लाख कैनेडियन डॉलर। यस एग्जैक्टली। ठीक है। अब इसके अलावा ये तो खाली लिक्विड कैश आपने वहां जाके देनी है। लिक्विड कैश मीन कि आप अपने अकाउंट में लेके जाएंगे, अकाउंट में लेकर जाएंगे। Okay. ठीक हो गया। आपने अपने अकाउंट में शो करवानी है और आप ये वहां जाके इन्वेस्ट करेंगे। इसके अलावा आपके पास बैकअप कितना है, ये भी मैटर करता है। बैकअप मींस बैकअप मनी आपकी, बैकअप मनी आपके एसेट्स कितने हैं, ठीक है, की फॉर्म में हो सकती है। आपके Okay. अकाउंट में $1 लाख के अलावा कितना पैसा। ओके ये भी गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट मल्टीप्लाई बाय 2 तो हो ही हो, ओके। जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मिनिमम।
अब मतलब जैसे पहले हम पाकिस्तानी करते थे कि बैंक स्टेटमेंट दिखाने के लिए एम्बेसी में किसी दोस्तों से पैसे लेके उसमें अकाउंट में डाल दिए और मनी शो कर दी कि हमारे पास 20 लाख 30 लाख पड़े हुए हैं। लेकिन ऐसा वो नहीं चाहते, वो कहते हैं कि सर देखिए वो पैसा आपका नहीं है, आप हम्म। जस्टिफाई कैसे करेंगे उसको? एग्जैक्टली यही पॉइंट है कि आपकी अपनी जो एसेट्स हैं वो आपने दिखाने हैं। अपना पैसा अपना होता है सर। हम्म। आप अपना पैसा अगर शो कर रहे हैं तो आपको पता है कि आपको 1000 डॉक्यूमेंट भी बोलो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांगेंगे, यू आर ओपन टू गिव देम। लेकिन जब आपका पैसा अपना है ही नहीं, आप किसी से बोरो करके अकाउंट में रख के वो शो करवा रहे हैं, तो कल को आप उसको क्लेम कैसे करेंगे या उसकी ट्रेल कैसे शो करवाएंगे? पॉसिबल सी चीज़ है ना ये। फिर क्या होता है, फिर फेक डॉक्यूमेंटेशन बनते हैं, फिर क्या वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, जी कंसल्टेंट ठीक नहीं है। कंसल्टेंट कैसे ठीक होगा? कंसल्टेंट तो आपको कह रहा है कि ये सारी चीज़ें आपको देनी है। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स क्लाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो सारी चीज़ें जो हम बता रहे हैं एज अ कंसल्टेंट, क्लाइंट हमें प्रोवाइड करे। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान से जो अगर स्टूडेंट्स वीज़ा पे बच्चे जाना चाहते हैं तो सिक्योर कंट्रीज कौन से हैं? सिक्योर तो सारे हैं, लेकिन हम स्पेसिफिक अगर बात करें यूरोप की कंट्रीज की, जैसे यूरोप के हर मुल्क का अपना एक कानून है, इमिग्रेशन का कानून अपना है, वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए भी अलग पॉलिसी है और बिजनेस के लिए भी अलग है। तो आप क्या रिकमेंड करेंगे, कौन से बेस्ट कंट्रीज हैं यूरोप की अगर बात करें? सर अगर यूरोप की बात की जाए तो ये बेस्ट कंट्री वाला पोर्शन जो है ना, ये हम इस तरह से चूज करें कि किसकी अपॉइंटमेंट अवेलेबल है। एग्जैक्टली। ठीक हो गया, जिसमें आप एक एग्जांपल देता हूँ, आजकल आपने भी सुना होगा फिनलैंड काफी ज्यादा खबरों में आया हुआ है। या ठीक हो गया, बट नो वन टेल यू कि फिनलैंड की अपॉइंटमेंट यहाँ से नहीं मिलती पाकिस्तान से। वो दुबई से मिलती है। नहीं सर, हाँ। आपको कतर जाना पड़ता है। ओके, और कतर वीज़ा फ्री है पाकिस्तानी के लिए? इथोपिया जा सकते हैं आप। इथोपिया, हाँ। ठीक हो गया, ये क्यों? देखिए यहाँ पे अब एक और चीज़ भी है उसके अंदर, लोग कहते हैं कि जी हो जाएगा, चले जाएंगे वहाँ पे, ठीक हो गया। अच्छा, लोगों को लगता है कि वो पासपोर्ट होल्ड नहीं करते, एक्चुअली वो लोग नहीं करते, वो पेपर वीज़ा आता है, लाइक ई वीज़ा, जिस तरह दुबई का होता है, सऊदीया का होता है, ई वीज़ा आता है। ठीक है, लोग सबमिट करते हैं और वापस आ जाते हैं। वो कॉस्ट कहाँ से आ रही है? वो एडिशनल कॉस्ट आप एड ऑन कर रहे हैं। अगर आप कंट्री स्विच कर लेते हैं ज़्यादा बेहतर नहीं है आपके लिए। अल्टीमेटली शेंजन फ्री तो है आपके लिए, आप किसी भी कंट्री का वीज़ा लेके पूरे शेंजन में ट्रैवल कर सकते हैं। चलिए बात अगर आप बात करते हैं स्किल्ड इमिग्रेशन की, तो आप उसको अगर आम आदमी को समझाना चाहें तो हम कैसे समझाएंगे उसे कि स्किल्ड इमिग्रेशन क्या है, किस तरह उसने अप्लाई करना है, कितने अरसे में होगा, उसको कॉस्ट क्या पड़ेगी? तो थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोफेशनल्स जो हैं, अब हमारी कंट्री में हेल्थ केयर डिपार्टमेंट ले लें, टीचिंग डिपार्टमेंट ले लें, आईटी सेक्टर ले लें, आपका मेजर आईटी सेक्टर है, ठीक है, तो ये लोग क्वालिफाई करते हैं स्किल्ड माइग्रेशन में। स्किल्ड माइग्रेशन यूएस की भी होती है, कनाडा की भी होती है और ऑस्ट्रेलिया की भी है। ये वो कंट्रीज हैं जो जिन्होंने ये प्रोग्राम्स ऑफिशियली लॉन्च किए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आपने और मैंने बना लिए, ठीक है, न्यूजीलैंड भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली कनाडा ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि हर दूसरा बंदा या तीसरा बंदा मेजरली कनाडा या ऑस्ट्रेलिया ही जाना चाहता है। ठीक है, हम कनाडा की बात करते हैं तो टोटली ये पॉइंट सिस्टम है। पॉइंट सिस्टम अब कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, लाइक योर एज, आपकी एजुकेशन क्या है, हाईएस्ट एजुकेशन हाईएस्ट पॉइंट्स, आपका फिर क्या होता है जी, एक्सपीरियंस किस चीज़ में है, रेलिवेंट है, तो उसके हाईएस्ट पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, आपने सुना होगा, अक्सर कंसल्टेंट को कहते हैं वो आइल्स तो चाहिए ही नहीं जी। कोई कंट्री की किसी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि ये आइल्स नहीं चाहिए। मैं कनाडा, यूएस और ऑस्ट्रेलिया की स्पेसिफिकली अगर बात करूं, लेकिन उसकी अगर एजुकेशन अगर हो ए लेवल की, तो ओ लेवल की तो वो तो एक्सेप्टेबल है सर जो मर्जी हो, लेकिन आइल्स इज मैंडेटरी। आप एक इमिग्रेशन की बात कर रहे हैं, परमानेंट रेजिडेंट वीजा है ये, स्किल्ड माइग्रेशन के थ्रू आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है। तो कैसे कोई कंट्री विदाउट आइल्स आपको वहां पे एलिजिबल कर देगी दैट आप आ सकते हैं? नेक्स्ट, अच्छा चलो वो वहां पहुंच गया, उसके बाद क्या स्टेप होगा? सर आप वहां लैंड करते हैं एज अ इमिग्रेंट, परमानेंट रेजिडेंट। परमानेंट रेजिडेंट और पासपोर्ट होल्डर में दो ही डिफरेंस है सिर्फ लीगली। वो क्या डिफरेंस है कि आप गवर्नमेंट को वोट नहीं कर सकते जब तक आपके पास पासपोर्ट नहीं होगा। दूसरा अरे उसका थोड़ा प्रोसीजर बता दे कि आवाम के लिए, कि वो अगर आप लेट्स आपसे वो कांटेक्ट करते हैं तो वो कैसे करेंगे आपसे कांटेक्ट? इन पर्सन आना पड़ेगा या ऑनलाइन? तो सजेस्ट ये करते हैं कि वो इन पर्सन हमारे ऑफिस विजिट करें। ठीक है, हमारे पास कंसल्टेंट्स बैठे हुए हैं, दे विल गाइड देम कि हाँ जी पूरा प्रोसीजर कैसे, एक चार्ट बनाकर देंगे कि पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप। एडवांस में कुछ चार्जेस आपके हैं? सर देखें, कंसल्टेंसी फीस तो हम चार्ज करते हैं, डॉक्टर हमेशा चार्ज करेगा दवाई लिखने के पैसे। ठीक हो गया, तो वो हम हमेशा चार्ज करते हैं ऑब्वियसली, लेकिन मीटिंग के चार्जेस नहीं है।
वंस यू आर रेडी, आप डिसाइड करते हैं कि मैंने इस कंपनी की सर्विसेज लेनी है, एग्जैक्टली मेरा पॉइंट ये था कि आप जब आपसे मिलके आपको इनिशियल इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, रिटेनर एग्रीमेंट के हाँ, टाइप पे कंसल्टेंसी। ओके, जब आप उसको डन कर लेगा आपसे एग्रीमेंट, तो फिर आप चार्ज करेंगे। बिल्कुल। अब एग्जांपल देता हूँ मैं आपको यहीं पे इसी उससे कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की माइग्रेशन है, ठीक है, स्किल्ड माइग्रेशन जो प्रोफेशनल्स के लिए, ये आपको परमानेंट रेजिडेंसी डायरेक्ट दे रहा है, ओके, नंबर 1। नंबर 2, इस पे कितनी एक्सपेंस आता होगा मैक्सिमम, अगर मैं सारी फीसेस सब कुछ इंक्लूड करूं, नॉट मोर देन 1 मिलियन। ओके, मिलियन रुपीस की बात। मिलियन रुपीस पीकेआर की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा, ये आप गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट खोल लें तो उसके अंदर शायद इससे भी कम चार्जेस कैलकुलेट करके निकलते हैं, क्योंकि फ्लक्चुएशन ऑफ रेट है। अच्छा, उसमें फिर लोग अमूमन सवाल करते हैं जी। कि जी उसमें कितना परसेंट चांस है कि उसका वो वीजा उसको मिल जाएगा और वो जा पाएगा? सर देखें, जहां तक हम बात करते हैं ना कनाडा की और ऑस्ट्रेलिया की और यूएस की, ठीक है, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का स्पेसिफिकली पॉइंट सिस्टम है। पॉइंट सिस्टम में आपने एक ड्रॉ के अंदर अपना केस पुट अप कर दिया, अब वहां पे उस बकेट के अंदर और भी काफी सारे केसेस हैं, ठीक है, हर महीने में, हर 2 महीने में इनके 2 से 3 दफा ड्रॉ होते हैं, ठीक है, हो गया। ओके, ड्रॉ बेसिकली ये कि एक रैंकिंग सिस्टम है कि एक डिजिट दे दिया उन्होंने, फॉर एग्जांपल 300, अब इस 300 से ऊपर वाले लोगों को मिलता है ठीक है, परमानेंट। अभी रिसेंटली लास्ट मंथ मेरे एक क्लाइंट का ना तकरीबन ऑलमोस्ट 18 मंथ्स बाद सिलेक्शन हुआ कनाडा की इमिग्रेशन का, ठीक हो गया। अब वो पॉइंट सिस्टम था, ओके, उनका स्कोर जो था 470 था, आई एम टॉकिंग अबाउट कनाडा राइट नाउ, ठीक है, 470 था, जो ड्रॉ हुआ 465 पे। ओके, 14 नवंबर को नेक्स्ट डे उनका इनविटेशन अप्लाई हो गया गवर्नमेंट ऑफ कनाडा से, दैट जी ओके वी आर एक्सेप्टिंग योर एप्लीकेशन। अब जो इन्फॉर्मेशन आपने सॉफ्ट में दी थी ना, हार्ड में डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करवा दें। तो यहाँ एक सवाल उठता है ना जी सर। कि उसका जो हम बात कर रहे हैं, जो बड़ा मुश्किल हुआ पाकिस्तान में, वो है वीजा की अपॉइंटमेंट। तो कनाडा की इजी है? नहीं सर, कनाडा में सिर्फ और सिर्फ बायोमेट्रिक होते हैं, ओके, सारा केस ऑनलाइन सबमिट होता है। ऑस्ट्रेलिया में सारा केस ऑनलाइन सबमिट होता है, ओके। ठीक हो गया। तो ये एक एक आप कह सकते हैं पीस ऑफ माइंड है। बायोमेट्रिक के बाद आपको ईमेल आएगी कि पासपोर्ट सबमिट करें। पासपोर्ट सबमिट करें, डिपेंड करता है वीजा कैटेगरी पे। अगर हम इसी की बात कर रहे हैं, स्किल्ड की बात कर स्किल रहे की बात करें, सबसे पहले आपका अप्रूवल आएगा, हैं। उसके बाद आपको बायोमेट्रिक लेटर आता है, आप जाके बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट लेके सबमिट करते हैं अपने बायोमेट्रिक और पिक्चर, दैट्स इट। ओके, और ऑस्ट्रेलिया का भी ये ऑस्ट्रेलिया का अपॉइंटमेंट? सर देखिए, अपॉइंटमेंट कनाडा ऑस्ट्रेलिया इनके अपॉइंटमेंट का इशू नहीं है, ओके, इनका आप नेक्स्ट 2-3 डेज के बाद भी बुक कर सकते हैं, बिकॉज दे आर ओपन। अच्छा, हम इससे फिर बात कर रहे थे, एक पॉइंट जो रह गया, उसमें भी हम बात कर रहे थे, बिजनेस को आप क्या रिकमेंड करते हैं कि इन यूरोप में, अमेरिका या कनाडा या यूरोप में बिजनेस करना चाहें सर तो जैसे मैंने शुरू में बात की कि 1.5 करोड़ 2 करोड़ की आपकी मिनिमम अमाउंट आपको लीगल मनी आप चाहिए आपको, मनी चाहिए आपको, बिल्कुल इसी तरह। तो उसका टाइम कितना लग जाता है? सर देखें, तो इमिग्रेशन कंपनी आप यहाँ पर बनाएंगे, फिर वहाँ आपने बताया था कि कंसल्टेंट वहाँ हायर करेंगे जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन रेडी करेगा, फिर आप उस पर वीज़ा अप्लाई करेंगे। ये बेसिकली था यूरोप का, जो यूरोप का प्रोसीजर है वो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है, बट व्हेन एवर इट कम्स टू कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूएस की बात करें तो हम लोग सबसे पहले ये भी कर सकते हैं कि एक्सप्लोरेटरी वीजा, ओके, दैट यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर द मार्केट, जस्ट लाइक जॉब सीकिंग था, बट बेसिकली आपको बिजनेसमैन उसके लिए होना पड़ेगा ना। आप लीगली और बिजनेसमैन हो, देंगे, एंटरप्रेन्योर हो, तो डेफिनेटली आप वहां जाएं, रिकॉर्ड तो देंगे, एक्सप्लोर करें, ठीक है। हम आपको वहां पे ऑन ग्राउंड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे टू हेल्प यू आउट कि हाँ जी ये वाला बिजनेस आपके लिए अच्छा है। जैसे अक्सर वहाँ यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में एग्जीबिशंस होती हैं। सर एग्जीबिशंस भी होती हैं, फिर ऑन ग्राउंड हमारी टीम्स हैं, प्रॉपर एसोसिएट्स हैं हमारे, जो कि आपके साथ आपको पूरा एक्सप्लोर करवाते हैं मार्केट को, बताते हैं कि ये फोन, ये बिजनेस अच्छा नहीं है, या ये फोन अच्छा नहीं है, या ये कर लें वो कर लें, पूरा आपको रिस्क मैनेजमेंट की टीम होती है साथ में। आप वापस आते हैं, वापस आके आप फिर वहाँ पे प्रॉपर एक जो तरीका है उनका, एक अकाउंट ओपन होता है आपका, एस्क्रो अकाउंट कहा जाता है उसको, ठीक है। आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपनी ट्रांसफर करते हैं, आप अपनी इंटेंशंस क्लियर करते हैं कि आई एम 100% जेन्युइन एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन, उसके बाद फिर आपको प्रोसीजर बाकी स्टार्ट होता है। और अगर हम बात करें टाइम फ्रेम टोटल, इमिग्रेशन किसी भी कंट्री की आप करते हैं ना शकील साहब, तो उसमें ये कहना गलत होगा कि 6 महीने में या 2 महीने में हो जाएगा। 1 साल 12 महीने अपने माइंड में वो बंदा रखे, ओके, डे फर्स्ट से। बहुत शुक्रिया अरबाब सईद साहब, हमारे साथ आज मौजूद थे, जो सेटलमेंट एक्सपर्ट है उस कंपनी के सीईओ, और उन्होंने हमें बताया कि पाकिस्तान से जिस तरह गैर कानूनी तरीके से आप लाखों करोड़ों रुपए लगा के अपने पैसे के साथ साथ अपनी ज़िंदगी को भी दांव पर लगाते हैं, और यूरोप, अमेरिका, कनाडा, यूके जाने की कोशिश करते हैं, वो मत करें, अपने आप को ज़ाया मत करें। और स्टूडेंट वीज़े के ऊपर आप जाना चाहते हैं या आप बिजनेस के लिए जाना चाहते हैं,
तो कानूनी तरीके से आप वही पैसा, वही आपकी जो मनी है, उसको आप लीगली उसको आप इन्वेस्ट करके या स्टूडेंट वीज़े पे आप जा सकते हैं बाइज़्ज़त तरीके से, जिससे आपका पैसा भी डूबने का खतरा नहीं है और आपका मुस्तकबिल भी अच्छा रहेगा। तो इस हवाले से इनकी कंपनी जो है वो पाकिस्तान में, दुबई में और कनाडा में काम कर रही है और सर्विसेज़ फराहम कर रही है। जो लोग चाहते हैं कि स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर या बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनसे राब्ता कर सकते हैं। इनके लोग मौजूद हैं जो आपको तमाम कानूनी रास्ते फराहम करेंगे और रास्ता दिखाएँगे, आपकी फ़ाइल वर्क करेंगे और अपने चार्जेज़ लेके आपका जो प्रोसीजर है उसको मुकम्मल कराएँगे। आप अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।